अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब आपका। इसके साथ ही साथ साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तरीन साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने आइन के आर्टिकल 160 की शिक ए के तहत जो 10वां नेशनल फाइनेंस कमीशन है अब उसकी तश्कील दे दी गई है। बुनियादी तौर पर ये 11 रुकनी कमीशन है और इस कमीशन में जो प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में ये कहा गया कि मुशीर ख़जाना भी इसको चेयर कर सकते हैं। इससे मुतालिक एक बहस भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें जो 7वां NFC अवार्ड था उसको बड़ा तारीख़ी अवार्ड कहा जाता है, उसको कंसेंसस अवार्ड भी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इस 7वें अवार्ड में जो एक नया फार्मूला दिया गया, ना सिर्फ आबादी के तनासुब पर रिसोर्स की तकसीम होगी बल्कि कुछ और भी एलिमेंट्स को शामिल किया गया। निज़ामी साहब, शौकत तरीन साहब को रोए रवां भी समझा जाता है इस सारे मामले का, जो 7वां NFC अवार्ड था। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक फिर हमने ये भी देखा कि ये जो 10वां NFC जो कमीशन है जो तश्कील दिया गया है, इसको लेके बहुत सी बातें भी हो रही हैं। निज़ामी साहब, पहले आप ये बता दें इस NFC की सिग्निफिकेंस, और फिर 7वें NFC अवार्ड के बाद से 18वीं तरमीम के साथ भी इसको रिलेट किया जाता है। रिसोर्सेज की तकसीम कितनी बदली है? देखिए, ये एक बुनियादी चीज़ है जिसकी बेसिस पे रिसोर्सेज की तकसीम जो है वो उनका तयन किया जाता है। लेकिन ये कैसे, अगरचे 2015 के बाद होना चाहिए था, ये 5 साल लेट हुआ है। लेकिन कुछ शकूक व शुबहात इसके हवाले से ज़रूर हैं कि इसकी टाइमिंग, फिर जो 18वीं तरमीम की एक बहस पड़ चल चुकी है कि जी ये सारे जो इस वक्त पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब की मदर ऑफ ऑल इवल्स 18वीं तरमीम है। लेकिन मैं पहले शौकत साहब से पूछना चाहता हूँ। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये आप बताइए कि आप उस वक्त ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन को आप हेड कर रहे थे और चेयरमैन थे आप इसके, ये आप किस हैसियत में कर रहे थे? निज़ाम साहब, बहुत शुक्रिया। मैं उस वक्त जब नेशनल कमीशन तश्कील नहीं हुआ था तो मैं एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर था ऑन फाइनेंस, जिस तरह अभी हफीज़ शेख साहब हैं। तो फिर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। मैं सेनेटर बना पहले, फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना, और जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना तो फिर मुझे चेयरमैन लगाया गया था। तो उससे पहले उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ जो है वो पैलेटेबल नहीं है। तो गोया कि ये जो एतराज़ अब किया जा रहा है हफीज़ शेख साहब पे, ये तो फिर जेन्युइन है, क्योंकि अगर उस वक़्त आपको महज इसीलिए कि आप इलेक्टेड हों और उनको वज़ीर बनाया जा सके ताकि आप ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन सकें, तो आज भी सूरत हाल यही है जो रज़ा रब्बानी साहब और बाज़ और लोगों ने कहा है कि गैर आइनी है। तो इसका ये तो बात कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, इसको इन्हें ठीक करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि जी ये खैर मैं तो अपना ही आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। ये हो सकता है अलवी साहब जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये ताकत हो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि वो इनको अपॉइंट कर सकें एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, तो ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ा था और उसके बाद मैंने ये NFC चेयर की थी। गोया कि अगर फ़र्ज़ करें आप सेनेटर ना होते और मुकम्मल वज़ीर ना बनते और एडवाइज़र रहते, तो फिर यूसुफ गिलानी गालिबन प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनको हेड करना पड़ता है इस कमीशन को। जी, मेरे ख्याल में पहले भी जो कई ये कमीशंस बने थे उनको प्राइम मिनिस्टर्स ने ही हेड किया था। नवाज़ शरीफ ने भी किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया, तो ये पहले हो चुका है। जी जी। अच्छा तरीन साहब, ये ज़रा आप ये बताएं कि इस वक्त, जी निज़ामी साहब ये बताएं कि ये जो जिस वक्त आपने ये बनाया है नेशनल कमीशन था, उसमें बड़ी कहते हैं कि तारीख़ी तब्दीलियाँ लाए आप। मसलन है कि प्रोविंसेस को
का जो शेयर है वो 850 ने बढ़ा के अरब से बढ़ा के 1250 कर दिए, और उसमें इजाफा होना था हर साल, और भी उसमें कुछ डेवोल्यूशन की गई। लेकिन आज ये कहा जाता है कि ये जो वफाक है या सेंटर है वो बिल्कुल बेदस्तपा और टूथलेस हो गया, उसके पल्ले कुछ रहा ही नहीं फाइनेंशियली, और सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सूबे लूट के ले गए, और वफाक के लिए कुछ बचता ही नहीं है कि वो अपने मामला आगे चलाए। देखिए, यही फंडामेंटल जो है ना इशू है, जो कि हमें आज, मैं 10 साल हो गए हैं और मैंने कभी NFC 7th NFC के ऊपर मैंने कोई कमेंट्री नहीं की। आज मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ, ये शक व शुबात जो हैं इनको तो रिमूव किया जाए और ज़रा बैकग्राउंड दिया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 7th NFC अवार्ड से पहले जो कि सूबों का हिस्सा और फेडरेशन का हिस्सा था वो 50-50 था। वैसे तो पेपर पे ये था कि 46.25 जो है वो सूबों का है और 53.75 जो है वो फेडरेशन का है, लेकिन ज़कात कहता हूँ ऑक्ट्राय और ज़िला टैक्स हटा दिया गया था और फेडरेशन ने कहा था हम ये पे करेंगे, और वो 3.75 बनता था, तो 50-50 था। जिस वक्त मैंने ये वो संभाला तो उस वक्त जो शेयर था 50-50। अब जब आपकी 18th अमेंडमेंट आई और उसके बीच में आपने ये, क्योंकि ये तो जुलाई 1 से हम लोगों ने किया था, उससे पहले 18th अमेंडमेंट आनी थी, और हमें मालूम था कि हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर जो सोशल सेफ्टी नेट है, उसके बाद फैमिली प्लानिंग और कई ऐसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सूबों के पास जानी थी वफाक से। तो आप ये तो नहीं कर सकते थे कि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें और उनको पैसे ना दें। तो ये जो 50% को 57.5 किया गया, तो ये इसी वजह से किया गया कि उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी। और उसके बाद लेकिन ये जब दिया गया, और हो सकता है मैंने उस वक्त हमने मिल के 1-2% ज़्यादा भी दे दिया हो, लेकिन उसका मकसद ये था कि हम वफाक ये कह रहा था सूबों को कि आप सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं कर सकते। अब आपको मल्टी इंडिकेटर क्राइटेरिया लाना पड़ेगा, और हम उसके बीच में 3 और एरियाज़ लेके आए। जो 100% जो था पॉपुलेशन पे होना था उसको हम 82 पे लेके चले गए। 10% जो है वो पॉवर्टी के लिए, जो गरीब जहाँ गुर्बत ज़्यादा है उन सूबों को दिया जाए। फिर जिन्होंने रेवेन्यू निजामी साहब, करीम साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो आपका इंडिकेटर फार्मूला था, इससे मुतालिक बात करते हैं। 2010 में क्या हालात थे, और अब क्योंकि फाटा भी KPK में मर्ज हो चुका है, तो अब क्या दोबारा से इस पे गौर व खोज करना होगा? आखिर कोई नए कंसेंसस चाहिए होंगे? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले तरीन साहब, आप बात कर रहे थे कि 2010 में आपने मल्टी इंडिकेटर फार्मूला दिया। ज़रा आम लोगों को समझा दें वो क्या था और उससे पहले क्या होता था, कैसे ये तकसीम होती थी? देखिए जी, मैंने पहले आपको बताया कि ये जो आपका NFC है ये 2 हिस्सों में होता है। एक वर्टिकल, आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि वफाक और सूबों में कितनी ये जो आपके आमदन है वो कैसे तकसीम होगी, और वो मैंने आपको कहा कि ये पहले 50% थी और फिर हमने उसको 57.5% किया प्रोविंसेस के लिए और 42.5 किया फेडरेशन के लिए। सूबों ने आपस में कैसे तकसीम करते थे, वो एक ही क्राइटेरिया था, वो था पॉपुलेशन। 100% जो था वो पॉपुलेशन पे था। 3 छोटे सूबे कहते थे कि इसके साथ और क्राइटेरिया भी होना चाहिए। वो ये कहते थे कि गुर्बत भी बीच में होनी चाहिए, वो रेवेन्यू जो कलेक्ट करता है उस प्रोविंसेस को और जिन प्रोविंस वो करते हैं उनको भी मिलना चाहिए। और बलूचिस्तान ये कहता था कि हमारे पास इलाका तो 44% है, हमारे पॉपुलेशन थोड़ी है, तो इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी कि हमें सर्विसेज जो देनी पड़ती हैं उस पर ज़्यादा खर्च आता है, तो उसके भी कुछ बीच में कंपोनेंट होने चाहिए। तो ये 4 उन्होंने कहा हिस्से होने चाहिए।
तो अब जो मैं बात कर रहा था कि जब हम ये इस एनवायरनमेंट में आए और 18वीं तरमीम भी हम देख रहे थे, तो हमने तो वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ से उनको वो पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जो एक फ़िलासफ़ी थी, फ़िलासफ़ी ये थी कि ये जिस तरीके से भी काटा जाए, ये केक जो है, ये 9% जो हमारे टैक्स टू जीडीपी है, ये पूरा नहीं करेगा काम, बिकॉज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ही उस वक्त को 12.5-13% था। तो हमने इस केक को बड़ा करना है, मिल के बड़ा करना है, और वो केक जो है जब बड़ा होगा तो सूबों को भी ज़्यादा पैसे, फेडरेशन को भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे और सूबों को भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और उसका जो हदफ लगाया गया, जो उसके बीच में है कि अगले 5 साल में 1% बढ़ेगी टैक्स टू जीडीपी, और 2014 तक वो उसने जाके होना था 14%, और उसके बाद 19 तक होना था 19%। तो इस मतलब ये था कि ये हमारे जब 19% तक चले जाएंगे तो हमारे पास इतने रेवेन्यू होंगे कि सारों का पेट भर जाएगा। फिर जो एक और उसमें हमने वो कहा कि और जो क्राइटेरिया था वो ये कि फेडरेशन जो है और प्रोविंसेस भी, लेकिन फेडरेशन खासकर अपना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, क्योंकि जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोविंसेस को दी हैं वो उनको पास ऑन करके वो मिनिस्ट्रियाँ जो है वो बंद हो जाएंगी, ये सारे एक्सपेंडिचर ख़त्म हो जाएंगे, और एक बिलखसूस स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको प्रॉफिट में लेके जाया जाएगा। और प्रोविंसेस को भी ये कहा गया कि आप भी जाके एग्रीकल्चर और जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं उस पर कलेक्शन ज़्यादा करें और अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाएं, और इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा हर क्वार्टर, हर मतलब 3 महीने के बाद। लेकिन और इसके आउटकम जो हमने ये किए, तो आउटकम ये हुए कि फेडरेशन ने ज़्यादा पैसे दिए, प्रोविंसेस ने 4 चीज़ों का क्राइटेरिया किया, उसमें पंजाब ने ज़ाहिर है अपना जो शेयर है 100% से पॉपुलेशन से 82 पे लेके आ गए, और ये क्राइटेरिया जो मैंने बताया ये अडॉप्ट हुआ। सो एक किस्म से ये हिस्टोरिक जो चीज़ मूव फॉरवर्ड थी कि भाई ये हमने किया। लेकिन आप मेरे से पूछेंगे कि यार अभी क्यों हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये कोई अच्छा नहीं हुआ और इस वक्त हम कोस रहे हैं, ऐसा बनता है जी, तो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ जी, तो इसमें क्या ऐसी खराबी हुई उस वक्त के, ये मतलब अभी जो हम इसको कोस रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि जो जीडीपी होनी चाहिए थी इस वक्त मतलब 19%, वो इस वक्त अभी 9% है, वो उस 9% से आगे नहीं गई। यानी आपके पिछले साल के जो रेवेन्यू थे वो 4 टैक्स टू जी एफबीआर का टैक्स जी टैक्स यानी कि जो टैक्स वाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 10 साल पहले था वही है तकरीबन आज भी। जी ठीक है, बिल्कुल। आप देख लें ना, 38,000 जो है 3800 अरब रुपए आप इकट्ठा करते हैं, 44 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो 9% है। उस वक्त भी 9% था, आज भी 9% है। अगर फर्ज करें ये 19% होता तो आज ये आप तकरीबन कोई 4.5 ट्रिलियन जो है मतलब ज़्यादा इकट्ठा कर रहे होते। 4.5 ट्रिलियन इकट्ठा कर रहे होते तो हुकूमत, फेडरल हुकूमत के पास भी 1.9 ट्रिलियन और आया होता, आप इतना शोर ना मचा रहे होते जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो फेडरल हुकूमत, दूसरी हुकूमत, ये जो चीज़ गलत हुई, और गलत मतलब ये जिसमें कोताही हुई, ये मैं एक रिजीम की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल हो गए कि आपने वो मिनिस्ट्रियाँ जो कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी प्रोविंसेस को, अभी तक आपने वो मिनिस्ट्रियाँ रखी हुई हैं, उनको नाम चेंज कर दिए हैं। एग्रीकल्चर को वो फूड सिक्योरिटी कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, वो एक्सपेंडिचर चल रहा है। फिर सोशल सेक्टर की जिस चीज़ ना बात करें आप, के साथ बड़ी अच्छी चीज़ है हेल्थ और तालीम, तो शौकत साहब, और ये जो पॉपुलेशन प्लानिंग वगैरह तो इसी नाम से है वहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ। तो एक तो ये बहुत बड़ा, दूसरा आपका जो SOEs हैं उनके लॉस बढ़ के अब 500 अरब पे चले गए हैं। तो ये सारा कुछ आपका एक्सपेंसेस बढ़ते गए हैं, आपका रेवेन्यू जो है वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से भी तो आपका एक्सपेंस बढ़ता है।
ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनको प्राइवेटाइज करना वफाकी हुकूमत का काम था ना। मसलन PIA हुआ, मसलन पार प्रोजेक्ट्स हुए, मतलब मसलन रेलवे हुई, स्टील मिल हुई, तो इसका बोझ सूबों पे आप किस तरह डाल सकते हैं अपनी नालायकी और नाअहली का कि आपने प्राइवेटाइज करने में यकसर नाकाम रहे आप। देखें जी, मैं नवाज़ साहब ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स तो इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि रेवेन्यू इकट्ठा करना FBR का फेडरेशन का काम था, उसका प्रोविंसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। प्रोविंसेस ने अपने रेवेन्यू इकट्ठे करने थे, लेकिन ये जो वर्टिकल जो होता है, मतलब जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो FBR के रेवेन्यू के ऊपर होती है। वो तो हुकूमत फेडरल हुकूमत संभालती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। SOEs को जिस तरह आपने कहा उसको ठीक करना फेडरल हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोविंसेस की नहीं है। तो आप कैसे अब कह सकते हैं कि यार ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे से तो नहीं हुई, आप प्रोविंसेस आप हमें अपना शेयर दे दें। तो ये दो चीज़ें तो ठीक गलत हुई, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि ये जो प्रोविंशियल हुकूमत है इसलिए ये भी फेल हुई है। एग्रीकल्चर और जो आपकी जो ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, एग्रीकल्चर पे 1.6 बिलियन से रुपये इकट्ठा होता है। तो एग्रीकल्चर इज 22% ऑफ योर GDP। तो वो क्या कर रहे हैं यार? तो मेरे ख्याल में ये कोताही हर तरफ से हुई। हम यहाँ एक सवाल उठता है कि एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि सूबे में कैपेसिटी नहीं है ये पैसे खर्च करने की, जैसे को बहुत बड़ी दौलत मिल गई है सूबों को। बलूचिस्तान की हद तक तो शायद ये इल्ज़ाम कहीं ना कहीं ठहरे कि जी जो पैसे मिले उससे डेवलपमेंट नहीं हुई, उससे बलूचिस्तान के सियासतदान अमीर हो गए ज़्यादा, आवाम तक को परमिट नहीं किया। लेकिन बाकी प्रोविंसेस में तो ऐसा नहीं है कि वहाँ ये पैसे खर्च भी हुए। पंजाब में कैपेसिटी भी है और पंजाब में बड़ा फ़र्क भी पड़ा। इसके अलावा शौकत साहब ये बताइए कि मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक़्त मैं थोड़ा सा एसोसिएटेड था, कि पंजाब ने NFC अवार्ड के लिए कोई कुर्बानी भी दी थोड़ी सी, वो क्या थी? वो कुर्बानी ये थी कि इससे पहले ये जो डेडलॉक हो जाता था, आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेडलॉक जो थे ये पूरी मतलब 1973 के बाद सिर्फ 4 NFC अवार्ड्स हुए। 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने किया 92 में, 91 में, फिर 97 में नवाज़ शरीफ साहब ने किया, और उसके बाद फिर हमने किया 2009 में। बीच में जो डेडलॉक्स हुए वो डेडलॉक्स यही थे कि दूसरे छोटे सूबे कहते थे कि आप पॉपुलेशन के बेसिस पे पैसे लेके चले जाते हैं आप, और सबसे बड़ा शेयर पंजाब लेके चला जाता है। जो मैंने बाकी चीज़ें बताई, गुर्बत है उसके ऊपर कुछ नहीं था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उस पर कुछ नहीं था, इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी पे कुछ नहीं था। तो ये बड़ा जो उस वक्त ब्रेक थ्रू हुआ वो यही था कि पंजाब ने 100% पॉपुलेशन से उसको कम करके 82% पॉपुलेशन पे लेके गए, और ये बड़ी कुर्बानी दी। जी। अच्छा तरीन साहब, ये जो आपने पंजाब की कुर्बानी की बात की है, आपने ये भी कहा कि इरादा ये था कि केक को बड़ा करेंगे। अब केक तो बड़ा हुआ नहीं, टैक्स टू GDP की आपने बात कर दी, आपने एग्रीकल्चर की बात कर दी, और अखराजात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। फिर उसके साथ साथ कुछ और भी बुनियादी हक़ाइक़ बदले हैं, जिस तरह अब फाटा मर्ज हो चुका है KPK के साथ, इस तरह ज़मीनी हक़ाइक़ में तब्दीलियाँ भी आई हैं। ये जो 2010 वाला NFC अवार्ड है, क्या इसी का कोई नेक्स्ट वर्जन आना चाहिए, या आप समझते हैं कि कोई नए सिरे से कंसेंसस होने चाहिए, कोई नए मल्टी इंडिकेटर फार्मूला सामने आना चाहिए, और जो पिछले 10 साल पहले तय हुआ था जो ना हो सका उसके इजाले के लिए भी कुछ करना होगा? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि एक कोई अच्छी चीज़ हुई है तो उस पर बिल्ड करें, अगर उसमें कोई चेंजेस लाने हैं उसको चेंज करें। लेकिन द वेरी फैक्ट इज़ कि मैं ये आपको बताऊँ, वो कंसेंसस था और बड़ी मुश्किल से कंसेंसस हुआ था। उसका जो बेसिक जो पिलर्स हैं, उसको मैं जो सबसे बड़ा पिलर जो है वो टैक्स टू GDP है कि आपने केक को बड़ा करना है। आपके पास अगर रेवेन्यू ही नहीं होगा तो आप कितनी देर लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे यार? तो ये एक चीज़ जो है, ये तो इसका तो कोई शॉर्टकट ही नहीं ना यार भाई। NFC को जिस तरह मर्जी आप कर लें, लेकिन रेवेन्यू ने तो बढ़ना ही बढ़ना है ना भाई।
एक्सपेंसेस ने तो, लॉसेस ने कम होना ही होना है ना, उसके बीच में तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स चाहिए ना, उसके लिए आपको गवर्नेंस चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा फार्मूला आ जाए कि ये जो सांप भी मर जाए और लाठी भी नट्टू जाए, ये नहीं हो सकता। आपको रेवेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे। जब तक आप 20% तक अपने रेवेन्यू नहीं लेके जाएंगे, तो वो उस वक्त तक ये जो फाइनेंशियल हालात हैं पाकिस्तान के, ये नहीं बदल सकते। अच्छा शौकत साहब, ये एक कोई स्टडी हुई है इस पे कि ये जो NFC अवार्ड से सूबों को कितना फ़ायदा हुआ और वफाक को रेवेन्यू के हवाले से कितना नुकसान हुआ है उसकी आमदन में? वो मेरे ख्याल में वो कोई स्टडी हुई है कि 1% का कोई नुकसान हुआ है वफाक को, 0.8% का। लेकिन मैं तो इस तरीके से देखता हूँ कि देखिए, आपने 50% आपका जो शेयर था, आपका शेयर था उस वक्त, और वो आपको 57.5 किया गया, और आपको हेल्थ भी दे दिया गया, एजुकेशन भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया गया। उस सारे का इम्पैक्ट जो है वो 4-5% बन जाता है। 1.5-2% अगर आपने ज़्यादा, आपने फ़र्ज़ करें उनको दे भी दिया, तो सो दैट कि वो इंटाइस हो के वो हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है और वो चीज़ों में लेके आ जाएं, तो 4,000 अरब जो आपका इस वक्त रेवेन्यू बेस है, उसके ऊपर 2% जो है वो 80 अरब रुपया बनता है। 80 अरब रुपए के ऊपर हम लोग रो रहे हैं यार। सो पॉइंट सिर्फ मेरा कहने का ये है कि ये केक जब तक बड़ा नहीं होगा, ये 4 ट्रिलियन से ये 8.5 ट्रिलियन नहीं होगा, तो हमारे ये मसाइल ऐसे रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें बैठ के ये मिलजुल के फेडरेशन को, उस वक्त मेरे साथ भी ये हुआ था कि बिल्कुल एक मिसट्रस्ट था सूबों का फेडरेशन के साथ और फेडरेशन का सूबों के साथ। और सूबों से जब बात की गई तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें जी, ये हाइडल प्रॉफिट, ये KPK ने कहा हाइडल प्रॉफिट जो हैं ये हमें देने चाहिए थे, अभी तक नहीं मिल रहे। कई फार्मूले बने, एजियन काजी का बना, उसके बाद फिर 2002-03 में जस्टिस अजमल मियाँ के तहत एक उन्होंने बनाया, एक और जो भी है कमीशन बनाया, उसने एक पूरा वर्डिक्ट दे दिया। वापडा ने साइन कर दिया, प्रोविंस ऑफ KPK ने साइन कर दिया, उसकी गारंटी की जनरल मुशर्रफ ने एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब उसके इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तो फेडरेशन ने जाके एक सेशन जज से स्टे ले लिया। मुझे बताएं वो कैसे ट्रस्ट हो सकता है फेडरेशन का प्रोसेस के साथ? जी, तो ये हमें ख़त्म करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल यही है कि ये बैठें आपस में मिल के, इसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं करें। लेकिन जाहिर है थिंग्स हैव चेंज्ड, 10 साल हो गए हैं और उसके बीच में कई ऐसी चीज़ें आई हैं जिसको अब मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन यही उसका खूबसूरती है NFC की कि वो कहते हैं हर 5 साल के बाद इसको रिवाइज होना चाहिए। जी ठीक है तरीन साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा आपसे ये जानेंगे कि ये टैक्स टू GDP या टैक्स की जो आमदन है उसको बढ़ाया जाए। हुकूमत भी इसके लिए बड़े कोशिश की है, IMF का प्रोग्राम भी है, कैसे फार्मूला इससे मुतालिक आपके पास क्या? ब्रेक के बाद जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शौकत तरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तरीन साहब, आपकी तरफ भी आते हैं। निज़ामी साहब, यहाँ पे ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी कि केक को बड़ा किया जाए, रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, इससे मुतालिक भी जानेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप PIA रेलवेज़ का भी जिक्र कर रहे थे, क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है कि इतना टाइम हो चुका है और साल में एक बार या 2 बार सरकार को कोई बेल आउट पैकेज देना पड़ता है इनकी हरकत को जारी रखने के लिए, खा वो रेलवेज़ हो या PIAs हो? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और ये निचकारी, सियासी तौर पे निचकारी में हर्डल्स क्या होते हैं? हुकूमतें क्यों डरती हैं निचकारी करने से? निज़ामी साहब। जी शौकत साहब, ये जो इन्होंने सवाल किया मुझसे, मैं आपकी तरफ फेंकूँगा कि बेसिकली ये है कि जो पाकिस्तानी स्टेट है, ये फिगर्स डोंट ऐड अप। अब मसलन आपने जिक्र किया है टैक्स टू GDP रेशियो का, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया है, वो मामलात ऐसे हैं। आप इसको एक तरफ छोड़ दें NFC अवार्ड को, क्योंकि आप माशाल्लाह माहिर इक़्तिसादी आदमी हैं। आप देखें हमने कितनी दफ़ा IMF के साथ जो टारगेट रेवेन्यू का था उसको हम तीसरी दफ़ा रिवाइज़ कर चुके हुए हैं और वो फिर भी पूरा नहीं हो रहा। तो मकसद है कि जो हमारा मौजूदा इक़्तिसादी ढांचा है ये तो काम ही नहीं कर रहा। और शौकत, इसके साथ ही साथ ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपने
सूबों का जिक्र किया, एक मुजरमाना गफलत तो ये नज़र आती है कि आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया। बराए नाम एग्रीकल्चर टैक्स अगर हो तो हो, एग्रीकल्चर टैक्स तो है ही कोई नहीं, और ये कहा जाता है कि ये तो आगे ही टैक्स देते हैं आबियाना वगैरह की सूरत में, इसलिए लगाना ही जाती होगी। देखिए जी, मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल मिथ है। आबियाना टैक्स और वो भी बहुत ही, देखें जो आबियाना के ऊपर पानी के ऊपर टैक्स देते हैं वो तो उसकी मेंटेनेंस जो है ना, जो पूरा कैनाल सिस्टम, वाटर सिस्टम, उसकी मेंटेनेंस को भी पूरा नहीं करता। तो ये तो कहना तो ये तो उसको छोड़ें, ये एग्रीकल्चरिस्ट जो भी मर्जी बात करें, बात सिर्फ इतनी है जो बात हो रही थी कि ये हमने कैसे इसको ठीक करना है। तो पहले तो अगर हम जब तक रूथलेस नहीं होंगे कि अपने रेवेन्यू जो हैं और वो अपने लोगों से जो के अफोर्ड कर सकते हैं उनसे उनके टैक्स कलेक्ट करें, वो टैक्स अगर कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी एक एज अ नेशन जो है वो आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे। हम वैसे ही रह जाएंगे जिस तरह लगड़ बगड़ हमारा 2-3-4% ग्रोथ होती रहेगी, बिकॉज हमारा जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट है वो सिर्फ इसको ही सिर्फ अफोर्ड कर सकता है। तो अगर हमने इसको बढ़ाना है तो हमें टैक्स टू जीडीपी मैंने कहा 20% पे करनी पड़ेगी। सारे महज़ब जो मुल्क हैं उनकी इतनी हैं 19-20, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब तो ये एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमें अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये आपने जो बात की अपना ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, इसमें मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने कुछ काफ़ी काम किया है। एक सरमाया पाकिस्तान लिमिटेड एक कंपनी बनाई है, उसमें वो लेके जा रहे हैं और उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जिस चीज़ को प्राइवेटाइज करना वो करेंगे। अब ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए हैं, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये काफ़ी इस पर काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन ये करना बड़ा ज़रूरी है। वो मैं कहता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, हबीब बैंक जब मैंने टेक ओवर किया था 10 अरब रुपए का लॉस बनाता था, अब वो 35 अरब रुपए का आफ्टर टैक्स, 30 अरब का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बनाता है। तो ये जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं 500 अरब, ये कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं। अगर हम इनको ठीक कर दें तो अगले 10 साल में अगर ये लॉसेस ख़त्म करके उतने ही प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें तो कम से कम ये कोई तकरीबन 3-3.5% जो हमारे जीडीपी है ना, एटलीस्ट 3% ऑफ जीडीपी ग्रोथ इससे ही आएगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और ये हम जब नहीं करते और हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं तो हम बोरो करते हैं, और फिर हम उसके बाद हमारी हुकूमतें कहती हैं कि हमारी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर जब वो ग्रोथ रेट करने के लिए फिर और उधार ले लेते हैं, वो जब उधार इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा बोझ, फिर हम बैंकरप्ट, फिर IMF की तरफ भाग जाते हैं। तो ये अपना घर गृहस्थी हमें ठीक करनी पड़ेगी। आई थिंक वी विल हैव टू, एज दे से, कि अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंस अपना हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा, और इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए होगी। और इसके लिए ये हमारे पास जो रेंट सीकर्स हैं वो इंडस्ट्री में भी हैं, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, हमारे दूसरी तरह के लोग भी हैं, वो सारे ये चाहते हैं कि हम किसी तरह टैक्स ना दें, लेकिन ये हमें लेना पड़ेगा। जी शौकत साहब, ये तो बातें आपने ठीक की, लेकिन एक और क्रिटिसिज्म जो आ रहा है कि जी वफाक का लाश हो गया और इससे हमारी दफाई सलाहियत जो है वो भी बिलावास्ता पर मुतासर हो रही है, क्योंकि दफाई बजट में इजाफा नहीं हो सकता। इसी तरह सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं, वो पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट तो है, भारत के साथ मुखासमत है, उधर अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं। तो इसका सारा जो है मोरद इल्ज़ाम या ठहराया जाता है 18th अमेंडमेंट को या NFC अवार्ड को। एक ये भी बता दें कि NFC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट का क्या तल्लक बनता है? NFC अवार्ड का 18th अमेंडमेंट का तो बिल्कुल ये मकसद बनता है कि जो हमने रेवेन्यू उनको ज़्यादा दिया है सूबों को, या उनको जो वर्टिकल हमने डिस्ट्रीब्यूशन की वो इसलिए की कि उनको वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कई उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, जो आपको पता है, मैं पहले कह चुका हूँ, जब वो उनके पास गई तो उनको ज़ाहिर अपने रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए थे। जो आपने बात की आर्म्ड फोर्सेस का, ये है कि ये तो बिल्कुल एक फैक्ट है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो जो इस वक्त हमारा जो एक्सपेंस है, अगर आप देखें तो आपका एक दुश्मन बैठा हुआ है ईस्टर्न बॉर्डर पे, उसका कम से कम 6-7-8%, 4-5 गुना तो ज़्यादा कर रहा है। मेरे ख्याल में उनका 60 बिलियन का बजट है
हमारा जो है वो 13-14 बिलियन का बजट है डॉलर्स। 1150। तो उनको पैसे चाहिए, तो इसके ज़्यादा तो इसका उनको पैसे तो चाहिए। और वो सही कहते हैं कि भाई हमें तो हमारे रिसोर्सेज दो, हम तो डिफेंस आपको डिफेंड करते हैं। तो फेलियर फिर उधर आ जाता है हमारा कि हम वो रेवेन्यू जब उन लोगों से, जिसको मैं फैट काउस कहता हूँ, उनसे आप नहीं रेवेन्यू लेंगे तो आप ये इस किस्म के जो जेन्युइन एक्सपेंसेस भी हैं वो भी आप पूरे नहीं कर सकेंगे, उसके लिए भी आपको उधार चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी, इसलिए बार बार मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि एक ही चीज़ को अगर ले लिया जाए या दो चीज़ों को, वो ये है आप अपना रेवेन्यू टैक्स टू जीडीपी बढ़ाएं और आप अपने ये जो एसओईज वगैरह हैं, इनके जो लॉसेस हैं और इनको ख़त्म करें। तो ये जैसे ही आप कर लेंगे आपके पास रिसोर्सेज हो जाएंगी डिफेंस के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। ठीक है। अच्छा तरीन साहब, ये तो सारे मामलात अपनी जगह हैं जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं, और कोरोना की वबा है ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में। बाकी मुआशी चैलेंजेस लॉकडाउन की वजह से ज़ाहिर है, हुकूमत का भी ये कहना है कि मुआशी एक्टिविटी बिल्कुल रुक गई है और इसका नुकसान भी है। दूसरा जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैटर्स हैं, जिस तरह IMF को अदायगी है, वर्ल्ड बैंक को है, कुछ डेफर्ड पेमेंट्स, कुछ रिलीफ तो मिल रहा है। एक तो पाकिस्तान मज़ीद कितना इन्हिसार कर सकता है जो आलमी बॉडीज़ हैं उनके ताउन पे, और दूसरा ये पिछले जो लॉकडाउन से हो चुका है इसके अजाले के लिए, इसको रिकवर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हुकूमत की? लेकिन मेरे ख्याल हुकूमत इस पर काफ़ी काम कर रही है। उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और G20 से डेट रिलीफ भी मांग ली है 12 से 18 महीने की, कुछ तो और पैसे भी मांग लिए हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। ख़र्चा जो उन्होंने 1.2 ट्रिलियन तो दे दिया अपना, आपने देखा तो वो पैकेज ही दे दिया। उसके बाद भी और ख़र्चे हो रहे हैं, स्टेट बैंक का ख़र्चा हो रहा है, वो सब्सिडाइज लोन्स दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये ख़र्चा इस वक्त ये बिल्कुल इसमें सोचने की बात होगी कि फेडरेशन जा सकती है प्रोविंसेस के पास और कह सकती है कि ये जो लोग जिनको हम हेल्प कर रहे हैं ये इस्लामाबाद में नहीं रहते, ये आपके प्रोविंसेस में रहते हैं और हम आपको काफ़ी पैसे देते हैं जो आपकी जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आएँ ये बोझ को इकट्ठे मिलके इसको हम सहारा दें। तो एक तो इंटरनली हमें ये करना चाहिए और ये जो NFC हो रही है इसके बीच में ये बिल्कुल आना चाहिए आई थिंक एज अ पॉइंट। दूसरा ये है कि हम बस सिर्फ यही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ये इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाए, वापस आए, ताकि हमारा ये जो इस वक्त स्लम्प आया हुआ है हमारी इकनॉमिक साइकिल में ये दूर हो। चौहान साहब, ये तो एक बैनुल अक़वामी एक वबा है और पाकिस्तान तो क्या बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ इंक्लूडिंग भारत बिल्कुल बैठ गया, ये तो अपनी जगह पे। लेकिन जो सारा लोबे लबाब आपकी गुफ्तगू का ये है कि 18वीं तरमीम हो या NFC अवार्ड हो, ये जो एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि दे आर दी मदर ऑफ़ ऑल इवल्स। मदर ऑफ़ ऑल इवल्स तो दरअसल अगर मैं सही समझाऊँ आपकी बात से, तो वो ये है कि हमारी जो इकॉनमी है वो उसका पहिया जो है बिल्कुल जाम है। और मैं जो ये एक तो है ना, आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत देर पहले से जो हमारे जो पैदावारी समझते हैं जो प्रायोरिटीज़ हैं और इकोनॉमिक इश्यूज़ में जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी गलत हैं। यानी कि आप हर दफ़ा, जैसे आपने ख़ुद कहा, दिवालिया होते हैं, IMF के पास जाते हैं और शायद 1-2 प्रोग्राम IMF के हमने पूरे किए हों, नहीं तो हम IMF के से भी आगे हाथ जोड़ देते हैं कि जी हमारे पास का रोक नहीं है। तो बात यह है कि जब तक हम पाकिस्तान को इकनॉमिकली मजबूत नहीं बनाते, तो चाहे डिफेंस हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे सूबे हो, चाहे वफाक हो, असल चीज़ तो वो है। लेकिन उसको अब बजाय उसकी तरफ तवज्जो देने के अवाम को इस तरफ लगाया जा रहा है कि जी ये देखें ये तो सारा इसलिए हुआ है कि 18th अमेंडमेंट है या NFC अवार्ड बड़ा गलत है। देखिए जी, बात सिर्फ इतनी है कि हमें इस मुल्क को एक दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए 6 से 8% ग्रोथ रेट चाहिए
और कंसिस्टेंटली चाहिए 20-30 साल के लिए। ये जितने भी आपने ममालिक को देखें, तुर्की को देखें, चाइना को देखें, ये सारों ने ये किया। और इवन अगर इंडिया को भी देखें 91 से उनका ग्रोथ रेट वो काफ़ी हाई है। तो उसको करने के लिए आपने अपना जो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट है वो कम से कम आपने अगर 8% करना है तो आपको कम से कम 30% के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। हम इन्वेस्टमेंट का रेट है 16% है, 17%, 18 हो जाता है। उसको आप डिवाइड करते हैं 4 के साथ, आपको वही 3, 3.5, 4, 4.5% ग्रोथ रेट है। तो आपने अपने रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, हमने सेविंग्स को रेट को बढ़ाना है और इनकरेज करना है। उसमें सेंट्रल बैंक आ जाता है बीच में कि वो इसको करे, और ताकि हम रिसोर्सेज अपने अंदर से क्रिएट करके अपने अंदर से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करें, लोगों से बाहर से बोरो ना करें। जब ये हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे और हमारा ग्रोथ रेट 6 से 8% रहेगा तो फिर एवरीथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, यू नो। तो मेरा अपना व्यू ये है कि इस वक्त हमें ये कहना चाहिए कि देखें, हमें अपनी खबर बांधनी चाहिए, ये चीज़ें जो हैं हमें करनी है। टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना है, सेविंग रेट बढ़ाना है, उससे इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ेगा, उससे हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। उसके बाद हमने वी हैव टू मेक श्योर कि ये सस्टेनेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अगर ये कर लेंगे हम तो हम बेसिकली एक दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे। जी निज़ामी साहब। तो शौकत इसक साहब, ये तो मसला तो रीस्ट्रक्चरिंग का है ना जी इसमें। तो ये मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ हाल ये है कि मौजूदा वफाकी काबीना जो है हाफ सेंचुरी हो गई उसकी, यानी कि 50 लोगों से ज़्यादा हो गए, और बजाय के डिवॉल्व करने के, और स्पेशली वो मिनिस्ट्रीज जो कि सूबों में चली गई हुई हैं, ये जो तरक्याती या गैर तरक्याती अखराजात कहूँगा जो ये मिनिस्ट्रियाँ इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी गई हैं, इनको 80th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड के मुताबिक जो सूबों में सब्जेक्ट चले हुए हैं, इनको कट करना चाहिए इस फ्लैप को। देखिए, मैं इस हुकूमत के बारे में तो नहीं कहूँगा, बाकी क्यों पहली हुकूमतें भी ऐसी 50-50, 55-55 मतलब वजीर होते। मैं तो एक कसूली मैं तो कसूली बात कर रहा हूँ माइंड्स। जी, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, देखना ये हुकूमत की नहीं बात कर रहा, मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी डिवॉल्व नहीं हुई। जी मैं उसी पे आ रहा था कि अगर आप माइंडसेट की बात करें तो हमारी फेडरल जो हुकूमतें हैं उसके बाद प्रोविंसेस उनको फॉलो करते हैं। वो माइंडसेट जो है वो ऐसा है कि ये मुगलिया दौर है, मतलब आपके पास पैसे हैं और आप खर्च करते जा रहे हैं, आपने ये देखना नहीं है और आपने अथॉरिटी किसी को देनी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है कि जनाब 10 साल के अंदर अंदर डिवॉल्व करें, आप 37 साल के बाद करते हैं और फिर उसके ऊपर क्रिप करते हैं कि ये हमने क्यों किया। तो ये माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा। आई थिंक माइंडसेट होना पड़ेगा कि हमने इसको फलाई मुमलिकत कैसे बनाना है और आम आदमी के लिए कैसे काम किस तरीके से काम करना है, और उसके लिए हमें रिसोर्सेज उन लोगों से लेके आने पड़ेंगे जिनके पास पैसे हैं, और उन पे खर्च करने पड़ेंगे जिनके पास पैसे नहीं हैं। ये जो है जिस दिन हमने करना सीख लिया, और वो सिर्फ उस वक्त होगा अगर एक टीम वर्क होगा सूबों में और फेडरेशन में, और वो हमें एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट हमें क्रिएट करना होगा। ठीक, तो ये मेरी एंड के ऊपर तो आपसे यही बात होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। निज़ाम का भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।